भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल पद या सत्ता के मोहताज नहीं, वे व्यक्तित्व अपने आप में एक संस्था है, एक विचार है और एक पूरा युग। आज शख्सियत के इस विशेष एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिसके लिए विपक्ष के पास आलोचना के शब्द तो थे, लेकिन शत्रुता का भाव नहीं। एक कवि, एक पत्रकार और एक प्रखर वक्ता, भारतीय लोकतंत्र के सबसे सौम्य चेहरे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। दिग्विजयी दिग्बान बने जो मानवता की छवि थे, दिग्विजयी दिग्बान बने जो मानवता की छवि थे। अंतस करुणा सिंध भरे अनथके अलौकिक कवि थे। एक हाथ पर बाण दूसरा कमल अलौकिक काया, एक हाथ पर बाण दूसरा कमल अलौकिक काया। रखो धैर्य यह कमल खिलेगा सबको था समझाया, रखो धैर्य यह कमल खिलेगा सबको था समझाया। जन नायक जन जन के नायक ऐसी छवि है प्यारी, अटल धरा पे अटल रहेंगे युग युग अटल बिहारी। नमस्कार दोस्तों, एक्स न्यूज के अटल के सीरीज में आपका स्वागत है। 25 दिसंबर 2024 को ग्वालियर की सिंधे की छावनी में एक साधारण स्कूल शिक्षक के घर जन्मे अटल जी का जीवन भारत के आधुनिक इतिहास का एक दर्पण है। लेकिन उनकी कहानी ग्वालियर से नहीं, एक उत्तर प्रदेश के छोटे से तीर्थ स्थल बटेश्वर से शुरू होती है, जो उनकी पैतृक जड़ थी। बटेश्वर, जो चंबल के बीहड़ों और यमुना के किनारे बसा है, वही स्थान है जिसने अटल जी के व्यक्तित्व में एक फौलादी संकल्प और नदी जैसा प्रवाह भरा। कहा जाता है कि बचपन में एक बार वह बटेश्वर में यमुना में डूबते डूबते बचे थे। शायद नियत को भी पता था इस बालक को आगे चलकर देश की नैया पार लगानी है। अटल जी का बचपन साधारण था, लेकिन साधारण घटनाओं से भरा रहा। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक कवि और अध्यापक थे। घर में साहित्य और संस्कृत का वातावरण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अटल जी के जीवन का सबसे रोचक हिस्सा उनके कॉलेज के दिनों का है, जो शायद दुनिया के किसी भी नेता के जीवन में नहीं हुआ होगा। यह किस्सा है 1945-46 का, जब अटल जी ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए कानपुर के डीएवी कॉलेज पहुंचे। उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए और वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जो 30 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो चुके थे, वह भी आगे पढ़ने का फैसला लिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब 50 साल से अधिक उम्र के एक बुजुर्ग और उनका 21 वर्षीय बेटा एक ही कॉलेज में एक ही कक्षा में दाखिला लेने पहुंचे। डीवी कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य श्री कालका प्रसाद भटनागर पहले तो यह सोचकर हैरान हुए कि शायद पंडित जी नौकरी मांगने आए हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे दाखिला लेने आए हैं, तो वे अपनी कुर्सी से उछल पड़े और कहा, आपने तो कमाल कर दिया। अटल जी ने बाद में 2002-3 में कॉलेज पत्रिका में एक लेख में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा था, क्या आपने कभी किसी ऐसे कॉलेज के बारे में सुना है जहां पिता और पुत्र एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हों? शुरू में दोनों को हॉस्टल के एक कमरे में रखा गया था, लेकिन यह स्थिति एक युवा छात्र अटल के लिए बड़ी असहज थी। पिता के सामने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कैसे हो? पूरे कॉलेज में यह चर्चा का विषय बन गया था। छात्र उन्हें देखने आते थे। इस धर्म संकट से बचने के लिए अंततः यह तय हुआ कि पिता और पुत्र अलग अलग सेक्शन में जाएं। अटल जी ने लिखा, जब पिताजी क्लास में होते
तो मैं बाहर रहता, और जब मैं क्लास में होता तो पिताजी बाहर रहते। हालांकि देश के विभाजन और आज़ादी की उथल पुथल के कारण अटल जी को अपनी वकालत बीच में ही छोड़नी पड़ी, जिनका उन्हें ताउम्र मलाल रहा। उन्होंने लिखा, पढ़ाई छूट गई, मित्र बिछड़ गए और नए प्रश्न सामने आ खड़े हुए। हम अटल जी को उनके ओजस्वी भाषणों के लिए जानते हैं। उनके विराम भी बोलते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह महान वक्ता अपने समय में भाषण में बुरी तरह फेल हो गया था। यह घटना 1934 की है, जब एबीएम कॉलेज में उन्हें एक वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलना था। विषय था भारत में अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई रेलवे लाइन का विकास। बालक अटल ने पूरा भाषण रट लिया था। मंच पर पहुंचे, बोलना शुरू किया, लेकिन बीच में ही एक पंक्ति भूल गए और सब कुछ भूल गए। वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए और हूटिंग का शिकार हुए। उस दिन अटल जी ने एक संकल्प लिया जो उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। मैं अब कभी भी रटकर भाषण नहीं दूंगा। यही कारण था कि बाद के वर्षों में उनके भाषण हमेशा स्वाभाविक, प्रभावपूर्ण और दिल से निकलने वाले होते थे। वे कभी लिखकर नहीं बोलते थे। 1990 का दशक, देश नया नया आज़ाद हुआ था। 1950 का दशक, देश नया नया आज़ाद हुआ था और कांग्रेस का एक छत्र राज था। ऐसे में एक युवा पत्रकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक राजनीति के बीहड़ रास्तों पर कदम रख रहा था। अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के निजी सचिव बने। यह वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी। डॉक्टर मुखर्जी का नारा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। मई 1953 में डॉक्टर मुखर्जी ने इस परमिट सिस्टम को तोड़ने के लिए कश्मीर कूच किया। उनके साथ युवा अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। जब वे पंजाब से होते हुए जम्मू की सीमा पर लखनपुर पहुंचे तो वहां का माहौल तनावपूर्ण था। 11 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले डॉक्टर मुखर्जी ने अटल जी की ओर देखा और अपना आखिरी संदेश दिया, देश को बता देना कि मैं जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर लिया है, भले ही एक कैदी के रूप में। अटल जी को वापस दिल्ली भेजा गया ताकि वे आंदोलन को आगे बढ़ाएं। लेकिन 23 जून 1953 को एक मनहूस खबर आई, डॉक्टर मुखर्जी की श्रीनगर जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना ने युवा अटल को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने बाद में इसे नेहरू की साजिश करार दिया और कहा कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसका पर्दा कभी नहीं उठा। इस घटना ने अटल जी को एक परिपक्व राजनेता में बदल दिया। 1957 का आम चुनाव, जनसंघ ने अटल जी को 3 सीटों से लड़ाया, मथुरा, लखनऊ, बलरामपुर। परिणाम भी दिलचस्प था। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, वह चौथे स्थान पर रहे। लखनऊ में वह दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन बलरामपुर की जनता ने इस हीरो को पहचान लिया। अटल जी ने कांग्रेस के हैदर हुसैन को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। संसद में पहुंचते ही उनकी हिंदी और उनकी वाक्पटुता ने सबको सम्मोहित कर लिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनके मुरीद हो गए। एक बार जब एक विदेशी मेहमान भारत आए तो नेहरू जी ने युवा अटल का परिचय देते हुए एक भविष्यवाणी की थी, दिस यंग मैन वन डे विल बिकम द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। नेहरू और अटल जी के बीच वैचारिक मतभेद गहरे थे, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान उससे भी गहरा था। 1964 में जब नेहरू जी का निधन हुआ तो अटल जी ने संसद में श्रद्धांजलि दी।
वह आज भी भारतीय लोकतंत्र की सहिष्णुता की मिसाल है। उन्होंने कहा था, भारत माता ने अपने सबसे लाडला राजकुमार खो दिया, एक सपना अधूरा रह गया, एक गीत मौन हो गया, सूर्य अस्त हो गया, लेकिन हमें तारों की छांव में अपना रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने नेहरू की तुलना भगवान से करते हुए उन्हें असंभव का रचयिता कहा था। 1975 में जब देश पर आपातकाल का साया पड़ा तो लोकतंत्र की आवाज को कैद कर लिया गया। अटल जी को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें पहले बंगलोर सेंट्रल जेल और फिर अन्य स्थानों पर भर्ती किया गया। लगभग 1.5 साल की जेल यात्रा के दौरान उनकी तबीयत भी खराब हुई और उन्हें एम्स में भर्ती करना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी पीठ की सर्जरी के दौरान भी झुकने से इनकार कर दिया। जेल की काली कोठरी में कब अटल जाग उठा, उन्होंने वहां कई कविताएं लिखी। उनकी एक प्रसिद्ध कविता अनुशासन के नाम पर आपातकाल के दमन पर सीधा प्रहार थी। भंग कर दिया संघ को कैसे चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। यह कविताएं जेल की दीवारों से बाहर निकलकर पर्चों के रूप में लोगों तक पहुंची और क्रांति की आग को हवा दी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल जी देश के विदेश मंत्री बने। यह वह पल था जब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र महासभा पर एक नया इतिहास रचा। 4 अक्टूबर 1977 को जब वे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अंग्रेजी नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा को चुना। यह पहली बार था जब यूएन में भारत के किसी व्यक्ति ने हिंदी में भाषण दिया हो। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से की। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत ने सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। और भाषण का समापन उन्होंने एक जोरदार जयघोष के साथ किया, जय जगत। इस भाषण ने न केवल भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भारत अब अपनी शर्तों पर अपनी भाषा में दुनिया से बात करेगा। जनता पार्टी का प्रयोग विफल रहा और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मुंबई में बांद्रा में हुए पार्टी के पहले अधिवेशन में हताश कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अटल जी ने एक और भविष्यवाणी की जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक संकल्प था और यह संकल्प 16 साल बाद 1966 में पूरा हुआ जब अटल जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत नहीं था। अटल जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन केवल 13 दिनों के बाद उनको यह आभास हो गया कि उनके पास संख्या बल नहीं है। 27 मई 1996 को संसद में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण अध्याय है। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र माननीय राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। मैं संख्या बल के सामने अपना सर झुकाता हूं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, विश्राम से नहीं बैठेंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी, आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारा आपको सपोर्ट रहेगा। उन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति पर करारा प्रहार करते हुए कहा था, मुझे मतों का धंधा नहीं करना।
या भाषण टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ और हार कर भी अटल जी देश का दिल जीत गए। 1998 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस बार वो रुकने वाले नहीं थे। 11 मई से 13 मई 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में तपती दोपहर में भारत में 5 परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया। इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के उपग्रह भी भारत की इस बड़ी तैयारी को पकड़ नहीं पाए। अटल जी ने संसद में सीना तान कर कहा था, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए, दुनिया ने निंदा की, लेकिन अटल जी डिगे नहीं। उन्होंने भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। एक हाथ में परमाणु बम और दूसरे हाथ में शांति का जैतून, यही अटल जी की कूटनीति थी। फरवरी 1999 में उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा शुरू की। वह खुद दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान गए और अपने समकक्ष नवाज शरीफ से मिले। कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद अटल जी लाहौर में मीनारे पाकिस्तान गए, वह स्मारक जो पाकिस्तान के निर्माण का प्रतीक है। कई लोगों ने उन्हें मना किया कि इसमें पाकिस्तान के निर्माण पर भारत की मुहर लग जाएगी, लेकिन अटल जी ने अपनी विजिटर बुक में जो लिखा वह कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक था। एक मजबूत, स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है। पाकिस्तान को अपनी पहचान के लिए मेरी मुहर की जरूरत नहीं, उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। लाहौर के गवर्नर हाउस में उन्होंने अपनी कविता पढ़ी, हम जंग न होने देंगे, 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। लेकिन कूटनीति की इस मिठास में पाकिस्तान ने धोखे का जहर घोल दिया। जब अटल जी लाहौर में शांति की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल की चोटियों पर घुसपैठ करवा रहे थे। मई 1999 में जब घुसपैठ का पता चला तो अटल जी को गहरा आघात लगा। उन्हें नवाज शरीफ को फ़ोन किया और सीधा सवाल दागा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, या कारगिल में क्या हो रहा है। एक किस्सा यह भी है कि अटल जी ने राह द्वारा टेप की गई मुशर्रफ की बातचीत की रिकॉर्डिंग फ़ोन पर ही शरीफ को सुनवा दी थी, जिससे शरीफ की बोलती बंद हो गई। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। अटल जी ने सेना को स्पष्ट निर्देश दिए कि दुश्मन को खदेड़ना है, लेकिन नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी है। इस संयम ने पूरी दुनिया को भारत के पक्ष में खड़ा कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया और अंततः भारतीय जवानों के शौर्य और अटल जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को धूल चटा दी। अटल जी के कार्यकाल में चुनौतियां कम नहीं थी। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कर लिया गया और उसे कंधार ले जाया गया। 170 यात्रियों की जान बचाने के लिए सरकार को मसूद अजहर जैसे 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। विदेश मंत्री यशवंत सिंह खुद उन्हें लेकर कंधार गए। एक ऐसा फैसला जिसने अटल जी को बहुत पीड़ा दी। इसके अलावा 2002 का दंगा उनके शासनकाल का एक और कठिन अध्याय था। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री के लिए मेरा एक ही संदेश है कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजा के लिए प्रजा में कोई भेद नहीं हो सकता। तब मोदी जी ने कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहब जो अटल जी ने रुक कर कहा। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं। अटल जी सिर्फ संकट मोचक ही नहीं बल्कि नवनिर्माण भी थे। आज हम जिन चमकते हुए नेशनल हाईवे पर फर्राटे भरते हैं,
वह उन्हीं का देन है। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की, जिसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा। गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी उन्हीं की दूरदर्शिता थी। सियासत की सख्त दुनिया में अटल जी का दिल एक बच्चे जैसा था। वह खाने के बेहद शौकीन थे। ग्वालियर के बहादुर स्वीट के बूंदी के लड्डू और गुलाब जामुन उनकी कमजोरी थी। कानपुर के ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी भी उन्हें बेहद पसंद थी। लखनऊ की गलियों की चाट, ठंडाई और घर की बनी लापसी के लिए वे प्रोटोकॉल तोड़ने को भी तैयार रहते थे। उनका निजी जीवन भी पारंपरिक मापदंडों से अलग था। वे अविवाहित थे। 2004 के चुनाव में हार के बाद अटल जी ने धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 2009 में उन्हें स्ट्रोक आया। उसके बाद उनकी बोलने की क्षमता चली गई। वह आवाज़ जिसने दशकों तक संसद को मंत्र मुग्ध किया था, मौन हो गई। उन्हें डिमेंशिया हो गया था और वे लोगों को पहचानना भूल गए थे। 16 अगस्त 1918 को शाम 5 बजे दिल्ली की एम्स में 93 वर्ष की आयु में इस महामानव ने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। परंपराओं को तोड़ते हुए उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जो पक्ष और विपक्ष की सीमाओं से परे था। उन्होंने दिखाया कि परमाणु बम बनाकर भी शांति दूत बना जा सकता है और 24 दलों की गठबंधन सरकार चलाकर भी सिद्धांतों पर अडिग रहा जा सकता है। उनके ही शब्दों में सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आज उनकी जयंती पर हम उस अजातशत्रु को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें सिखाया कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। दोस्तों, दिग्विजयी दिग्मान बने जो मानवता की छव थे, अंतस करुणा सिंध भरे अनथके अलौकिक कवि थे। एक हाथ पर माण दूसरे कमल अलौकिक काया, एक हाथ पर माण दूसरे कमल अलौकिक काया। रखो धैर्य यह कमल खिलेगा, रखो धैर्य यह कमल खिलेगा, कह कर था समझाया। जन नायक जन जन के नायक ऐसी छवि है प्यारी, जन नायक जन जन के नायक ऐसी छवि है प्यारी। अटल धरा पे अटल रहेंगे युग युग अटल बिहारी, अटल धरा पे अटल रहेंगे युग युग अटल बिहारी। जय हिंद।